जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो अच्छे के लिए लड़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। और जैसा कि पता है कि अभी तक आज युवा दिवस था, तो आज हम प्रेजेंट नहीं थे, कहीं गए हुए थे, थोड़ा एक सम्मेलन था इसलिए वहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोग को हम पढ़ा दिए थे 1856 के 57 की क्रांति तक, जिसमें सारे लोग, सारे क्रांतिकारी भाग लिए थे और बता दिए थे कि किस तरह कंपनी का अंत हो गया था, ब्रिटिश कंपनी का। उससे आगे हम पढ़ते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858। यहाँ से भारत सरकार का नाम क्यों दिया गया और चार्टर एक्ट का नाम क्यों बदला गया और क्यों बदला गया, और फिर ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने सारे सम्मेलन में खुद अपना नाम क्यों देने लगे और खुद क्यों वहाँ भारत को कंट्रोल करने लगे, ये सारी चीज का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 था क्या। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि 1853 में कंपनी का मीन्स समझो कि वहां से कंपनी का कोई नियम कानून दिया नहीं गया था कि आप 20 वर्षों तक राज कर सकते हैं या 10 वर्षों तक राज कर सकते हैं। 1857 आते आते कंपनी का पूरी तरह से पतन हो गया और ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहां से रह करके और राज करे और हमको फिर वहां जा करके फिर घाटा का सौदा करना पड़े। इसी तरह 57 की जो क्रांति हुई वहां से कंपनी का पूरी तरह से अंत हो गया था, क्योंकि हमारे जो राजनेता लोग थे वो बहुत सारे थे, जैसे झांसी की रानी थे, वीर कुंवर सिंह थे, बेगम हजरत महल थे, सारे ने लड़ करके 1857 क्रांति के अंतर्गत कंपनी को अपना बोला कि आप बोरिया बिस्तर समेटिए और घर जाइए, फिर यहाँ से चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार यहाँ से 1857 के अंदर, उसके बाद ब्रिटिश सरकार एक भारत सरकार अधिनियम एक जारी करती है, मैग्ना कार्टा नाम ही का, जो वहां से ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है, इसके अंतर्गत बोला गया है कि यहाँ से 1858 से 1947, एक पॉइंट ऊपर नोट करना कि 1858 से 1947 के बीच में जो है ना, ये डायरेक्ट महारानी यहाँ से शासन करते थे, महारानी का शासन था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 में यही बोला गया था कि महारानी जो विक्टोरिया थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू वो खुद शासन अपने अंडर में ले ली थी। और यहाँ से भारत के राज्य सचिव का भी गठन किया गया था। फिर ये चार्ट यहाँ इंडिया में भेजा गया था, तो प्रयागराज में एक जो थे वायसराय जो थे उस समय के, वो वहाँ पढ़े थे प्रयागराज में, लॉर्ड मिंटो नाम के थे, तो वो यहाँ पढ़े। तो पहला पॉइंट इसमें नोट करना, भारत सरकार अधिनियम 1858 की क्या था। भारत सरकार 1858 की महारानी विक्टोरिया भारत के शासन सीधे अपने हाथों में ले लिए। दूसरा पॉइंट नोट करना यहाँ कि महारानी विक्टोरिया एक भारत के राज्य सचिव का गठन किया गया। भारत के राज्य सचिव का गठन किए, गठन किए और यहाँ एक वायसराय जो था, यहाँ वायसराय, एक चीज और बोला गया है कि जो वायसराय होगा ना, उनका नियम कानून अब कम चलेगा, ये नहीं बोला गया था कि साफ नहीं चलेगा, लेकिन जो भारत के राज्य सचिव थे ना, इनका बात मानने के लिए बाध्य था। और ये जो क्या था इनका भारत के राज्य सचिव का नाम, वायसराय के बात मानने के लिए बाध्य था। और जो हमने पहले बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गठन किया गया था, तो यहाँ से 1858 की क्रांति के बाद, 1858 के अधिनियम के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों का जो गठन किया गया था, दोनों के यहाँ से समाप्त कर दिया गया था। दो शासन की प्रणाली भी खत्म कर दिया गया था यहाँ से, ठीक है।
3 नंबर में नोट करना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों को खत्म कर दिया गया था। 14 पॉइंट नोट करना कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था। अब यहाँ पे है कि भारत का ही मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया था, लेकिन ये पत्र तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने थ्रू डाला किया, लेकिन मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया था भारत का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ से दो शासन प्रणाली का खत्म कर दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों खत्म कर दिया गया था। और जो मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया था कि यहाँ से लग रहा था कि इंडिया को ना अब एक नई चीज का शुरू था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जा चुके थे और भारत के राज्य सचिव का भी गठन किया गया था, जो कि इंडिया में नहीं बैठते थे। भारत के राज्य सचिव जो थे ये ब्रिटिश में ही बैठते थे, ब्रिटिश में बैठते थे। और ये भारत के राज्य सचिव थे, इसका काम बस इतना था कि ये महारानी विक्टोरिया को बताते थे कि इंडिया में क्या चल रहा है, कि वहां पे कौन सा नियम कानून चलाना है क्या नहीं चलाना है। और ये इतना भारत का राज्य सचिव इतना ताकतवर हो गया था कि इनका बात मानने वायसराय का भी बात नहीं मानना था, और जो राज्य सचिव कहते थे वही उसी का बात वायसराय को मानना पड़ता था, क्योंकि इनका बात मानने के लिए बात कर दिया गया था। समझे? भारत के राज्य सचिव के गठन किया गया था और ये इंडिया ब्रिटिश में बैठते थे और इनका काम था कि महारानी विक्टोरिया को बताते थे कि इंडिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। नोट करना एक बार। आज की क्लास में पढ़ाएंगे। फिर कांग्रेस जो आए वो इलेक्शन लड़े, फिर इलेक्शन लड़ने के बाद वो हार गए। 8 को प्रांत पे उनका पूरा तरह से इलेक्शन में जीत हुई थी, लेकिन फिर वो हार गए। फिर वो उनको शपथ रिजाइन क्यों देना पड़ा, सारे चीज का चर्चा करेंगे इसी एक क्लास में। ठीक है, नोट करना। और नेक्स्ट टॉपिक डालना भारत का अधिनियम 1861। इसके बाद जस्ट 3 साल के बाद और एक एक्ट आया था 1861। अब एक चीज और था कि अभी जस्ट पहले क्या होता था कि 1800 जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, तो 20 साल बाद फिर आया था 1793 20 साल बाद 1813 बाद 20 साल बाद 33 बाद 20 साल 53। सारे जो एक्ट थे वो 20 साल बस बाद आ रहे थे। एक चीज गौर करिएगा। और ये जो एक्ट आ रहा था ये 1861 में आया था, और फिर ये 1858 में एक्ट आया। ठीक है, और ये 1861 में आया, मतलब 3 साल के बाद ही एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ गई। इसमें भी समझेंगे कि 1858 में तो एक्ट आया ही था, बचा 3 साल। 3 साल में ही एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ गई।
समझते हैं वो कि क्यों जरूरत पड़ गई 3 साल में ही एक्ट लाने की। अब जैसा कि हमने बताया कि भारत के जो राज्य सचिव थे वो यहाँ नहीं बैठते थे, ब्रिटिश में बैठते थे, और वायसराय थे तो वो इंडिया में काम करते थे। लेकिन भारत के राज्य सचिव को क्या लगा कि अब इंडिया को इतने बड़े राज्य हैं, इतने बड़े देश है, इनको चलाने के लिए सिर्फ अब हम लोग खुद रूल नहीं कर सकते वहां पे। तो इनको क्या कहा गया था कि अब सरकार चलना, भारत में सरकार चलाने के लिए भारत का सहयोग लेना आवश्यक है। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट कही थी कि भारत में अब सरकार चलाने के लिए ना भारत का सहयोग लेना आवश्यक है। क्योंकि भारत तो बड़ा राज्य है और इन पर सिर्फ अब अकेले हम राज शासन नहीं कर सकते। और ब्रिटिश के लोग इतना तेज थे कि ये लोग जो इंडिया वाले को चाहते थे वो देना तो चाहते थे, लेकिन उनको पूरी तरह से देता नहीं थे। मतलब लिखित था लेकिन अप्लाई नहीं करते थे। जैसे हमने बताया कि आप क्या कहते हैं, एग्जाम देने के लिए आपको दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम यहाँ नहीं दे सकते। आपको एग्जाम देने के लिए फिर ब्रिटेन जाना पड़ेगा। यूपीएससी का जो एग्जाम होता था उस समय, तो वही यहाँ नहीं देते थे, वहां जाना पड़ता था। फिर इसी एक्ट में हम बताएंगे, इस एक्ट में नहीं, इसी क्लास में हम बताएंगे कि कौन से एक्ट की तरफ फिर यही एग्जाम कराया गया 1935 में। फिर एबीवीपी की स्थापना की गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सारी चीज हम बताएंगे क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि ये समय समय पर इंडिया के लोग को जगाना चाहते थे कि हाँ हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारा शोषण नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये शोषण कर रहे थे, अंदर से शोषण कर रहे थे। लेकिन भारत में सरकार चलाने के लिए भारत का सहयोग लेना आवश्यक है, इनको लग गया। तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया था और इसी एक्ट में विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम विधान परिषद का गठन किया गया था। तीसरा पॉइंट नोट करना कि विधान परिषद का गठन के और यहीं से लगा था पोर्टफोलियो सिस्टम। एक पॉइंट नोट करना, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था कि अब यहीं से जो चीज होगा ना, यहीं से मतलब क्या कहता है, मिनिस्ट्री, वित्त गवर्नमेंट, फाइनेंस गवर्नमेंट, ये सब जो था पोर्टफोलियो सिस्टम के अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, तो यहीं से ये सारी चीज का स्टार्ट किया गया था। अब विधान परिषद का जो गठन किया गया था, अब ये बोलिएगा सर विधान परिषद का गठन कहाँ किया गया था? और ये विधान परिषद का गठन ये नहीं कि उस समय है तो बिहार में भी कर दिए, यूपी में भी कर दिया, मतलब क्या हुआ, विधान परिषद सिर्फ प्रांतों में गठन किया गया था। और प्रांत के अंतर्गत हम बताते हैं जैसे बिहार हो गया था, उड़ीसा हो गया था, यूपी हो गया था, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब और एक उड़ीसा। 8 प्रांत था जिसमें विधान परिषद का गठन किया गया था। फिर ये भी बताएंगे कि विधान परिषद को जो प्रांतों को छोड़ करके फिर ये केंद्र में ही फिर लागू कर दिए गए थे। तो सारी चीज हम बताएंगे। यहाँ तक पोर्टफोलियो सिस्टम बताते हैं। चौथा पोर्टफोलियो सिस्टम यह था कि वित्त मंत्री, गृह मंत्रालय, और एक क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर, मनी, फाइनेंस मनी, गृह मंत्रालय, और एक था आपका राजस्व मंत्रालय। और ये एक पहली बार था जिसमें हम बोले ना कि यहाँ क्या लिखा गया कि भारत में सरकार चलाने के लिए भारत का सहयोग लेना आवश्यक है। तो यही एक ऐसा कानून था जिसमें वायसराय ने अपने काउंसिल में, ये पॉइंट नोट करना अच्छे से कि वायसराय ने अपने काउंसिल में
3 भारतीयों को बुलाए थे। पहला थे बनारस के राजा, दूसरा थे पटियाला के राजा, और तीसरा थे सर दिनकर राव। एक पॉइंट और नोट करना, तब तक ये नोट करो, नीचे जगह नहीं, हम यहाँ पे एक नोट करना पॉइंट। और यहाँ से एक चीज और दे दिया गया था कि वायसराय जो है अपने काउंसिल में 3 भारतीयों को जो बुलाए थे, यहाँ से वायसराय को एक और चीज दे दिया गया है कि आपका जो नियम कानून होगा ना आपातकाल इमरजेंसी के दौरान, जैसे अब इमरजेंसी क्या हो गई कि हमको अब प्रांत में कोई चीज लागू करना है, अब इसको जस्ट जरूरत है हमको लागू करना। अब ये लागू करने के लिए पहले क्या होता था कि वायसराय फिर वहां पे चर्चा चलती थी, फिर वायसराय के पास जाता था, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती थी, फिर वहां से सिग्नेचर होकर के आती थी, तो फिर लागू होता था प्रांत में। और हमने जैसे कहा कि इमरजेंसी, इमरजेंसी कहने का मतलब है कि अगर कोई इमरजेंसी है आपातकाल के दौरान, तो वायसराय अब खुद वहां कानून बना सकता था, किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। मीन्स वायसराय को एक नियम ये दिया गया कि वायसराय नियम कानून अब आपातकाल के दौरान खुद बना सकता था। विधान परिषद का गठन किया गया था, तो यहाँ से लिखने 1862 में सबसे पहले बंगाल में गठन किया गया था। नोट कर लिए? एक चीज और नोट करना है कि आप यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा कि विधान परिषद का गठन किया गया, वायसराय को अपने नियम कानून फिर से वापस लौटा दिए कि आप इमरजेंसी में कानून बना दिए। तीसरा चीज क्या हुआ इसमें कि मद्रास, मुंबई जो बड़े बड़े प्रेसिडेंसी थे, उसको भी नियम कानून बनाने का अधिकार फिर ये लौटा दिए कि ठीक है ना, अब अपना नियम कानून आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अपने हिसाब से नहीं, मतलब आप अपना नियम कानून बना सकते हैं। मुंबई मुंबई और मद्रास जो दोनों बड़े प्रेसिडेंसी तो है, उन दोनों को बोल दिए कि आप अपना नियम कानून बना लीजिए। ठीक है, 1861 के बाद अब जस्ट आता है 1892। 1892 एक हम तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने मन में बोलिए तो 1861 और 1892 के बीच में एक ऐसा क्या बड़ा चीज हुआ कि 1892 एक्ट लाना पड़ा? 2 मिनट का टाइम है, तब तक सोचिए तो।
1892 भारत परिषद 1892 क्या था कि 1861 के बाद जस्ट 1892 आया, जस्ट बहुत दिन के बाद आया। और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कॉमन सा क्वेश्चन, कि 1861 और 1892 के बीच में हुआ क्या था। एक बड़ा ऐसा मुद्दा बताओ जिसके कारण 1892 लाना पड़ा। तो आपको याद होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यही एक बड़ा मुद्दा था जहां से इन लोग को लग गया कि अब हमको एक बार एक्ट ला करके इन लोग को फिर कुछ हमको देना पड़ेगा ताकि ये लोग फिर हमारे बात पे चले। 1892 एक्ट कुछ बड़ा नहीं है, बस इतना ही छोटा सा एक्ट है कि हमने पिछले एक्ट 1861 में बोला कि विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, 1892 में यही विधान परिषद की संख्या 6 से बढ़ा करके 16 कर दी गई थी, और 6 से 16 कर दी गई थी, और कांग्रेस वाले को बोल दिया गया था कि अब ठीक है ना, अब आपकी सारी बात हम मानेंगे। और 1892 के बाद फिर एक एक्ट आता है 1909, 1919, ठीक है, उसी में बताएंगे, उसमें बड़ा लंबा एक्ट है तो सारा चीज चर्चा उसी में करेंगे। ठीक है, 1892 एक्ट में एक चीज कॉमन क्या थे, वो सोचना कि इसकी जो विधान परिषद की जो संख्या थी ना, 6 से बढ़ा करके 16 कर दी गई थी। विधान परिषद की संख्या 6 से बढ़ा करके 16 कर दी गई थी। और इसमें एक अधिकार क्या दिया गया था कि अब आप बजट पर ना खुलकर बोल सकते हैं, और सिर्फ अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब पूरक नहीं पूछ सकते, आप उसके विपरीत में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। और ये जो था पूछ सकते हैं, लेकिन इसका 6 दिन पहले आपको लिखित नोटिस देना पड़ता था कि हाँ ये हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये भी नहीं था कि ये जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उनका जवाब उनको देना कंपलसरी था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट नोट करना कि बजट जैसा कि हमने बताया कि आपको बजट पर बोलने का अधिकार उनको दिया गया था। तीसरा पॉइंट नोट करना कि इनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। मतदान का अधिकार और आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, मीन्स उसका विपरीत में आप क्वेश्चन नहीं उनसे कर सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। चौथा नोट करना कि अप्रत्यक्ष चुनाव का यहाँ से अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, मीन्स लग रहा था कि चुनाव हो जाएगा। इसके बाद आया था 1892, उसके बाद आया था 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में फिर चुनाव का इलेक्शन का दे दिया गया था। ठीक है, तो ये नोट करना है आप तक। अप्रत्यक्ष मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, और आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। बजट में बोलने का सिर्फ अधिकार दिया गया था। ठीक है, और आप कोई भी अगर प्रश्न पूछ सकते हैं तो वो उनको अगर 6 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता था कि ठीक है हम ये क्वेश्चन आप रख रहे हैं, इनका जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये जवाब देने के लिए वो कंपलसरी नहीं थे इस एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद एक्ट आता है तो उसके अंतर्गत आपको प्रश्न पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न भी, प्रश्न पूरक प्रश्न जो चीज आप पूछना, हमने आपको बोला ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना तक आ गई थी कि इंडिया के लोग के माइंड को पढ़ लिए थे कि अब हमको क्या करना है इंडिया में। और ये बोले पहले तो ये लोग विधान परिषद का गठन करवाते हैं, फिर संख्या 6 से 16 करवाते हैं, यहीं से फिर बताएंगे 16 से 106 कैसे कर दिए, 16 से 100 कर दिए, और सारा चीज बताएंगे। और धीरे धीरे ये फिर करते करते फिर 1947 आता है, भारत सरकार अधिनियम 1947, फिर सारा खत्म हो जाता है, वहां से इंडिया की आज़ादी हो जाती है, और वहां से फिर अपना लोग की भी आज़ादी हो जाएगा, फिर हम आपको एक्ट चालू कर देंगे।
लिखना 1909। उन्नीस सौ नौ क्या था कि ये, पहले तो एक चीज नोट करना, फिर समझाते हैं कि क्या था 1909। मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। और मार्लो मिंटो कौन व्यक्ति थे, ये भी हम आपको बताते हैं। मार्लो मिंटो सुधार 1909। मार्लो जो थे ये भारत के राज सचिव थे, लॉर्ड मांटो। और लॉर्ड मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। और हाँ, एक चीज उस वक्त नोट करने की कि भारत का फर्स्ट जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, जिसमें वायसराय का पद दिया गया था 1858 के। ये कहीं कोने पर लिख लेना, सॉरी हम याद नहीं रहा, लेकिन लिख लेना 1858 के अंतर्गत भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। मार्ली जो थे भारत के राज सचिव थे। और लॉर्ड जो मिंटो थे ये भारत के राज सचिव जो थे मार्लो थे, और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। उन्नीस सौ नौ पे आ गए ना। यहाँ से आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। और यहीं से एक चीज और इनको दिया गया कि अब जो है ना, इन भारत सरकार अधिनियम 1909 के प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन, एक तो पहले ये क्या किया कि द्वैध शासन खत्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये फिर द्वैध शासन लागू किए 1909 में, जिसमें से 8 प्रांतों में ये द्वैध शासन लागू किए थे। असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और एक पंजाब, इसमें द्वैध शासन लागू किए, ठीक है। तो यहाँ नोट करना कि 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू किए। और इसी के अंतर्गत हम बताएंगे कि 1909 में लागू किए तो ये 8 प्रांत, जिसमें, और ये 8 प्रांत तो ऐसा, ये 8 प्रांत ऐसा प्रांत था जिसमें कि आप कंफ्यूज कि इस पे इंडियन जो नेशनल कांग्रेस था 1885 में जिसका गठन किया गया था, वो इस पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। 1937 का प्रांतीय चुनाव के अंतर्गत ये लोग पूर्ण बहुमत से ये 8 प्रांत में सरकार बना लेते हैं। लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलता, 28 महीने तक सरकार चलती है और फिर इन लोग को रिजाइन देना पड़ जाता है, क्योंकि 1937 में 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। इसलिए इन लोग का कुछ कांग्रेस वाले को कुछ मांग थे, जो मांग ये बोले कि हम पूरा नहीं करेंगे, तो ये लोग बोले कि ठीक है हम रिजाइन दे देंगे, तो ये लोग रिजाइन दे दिए थे। नोट करना। उसमें 1892 में हमने क्या बताया था कि 06 से 16 बताए थे, विधान परिषदों की संख्या 6 से 16 कर दी गई थी। और यहाँ जो केंद्रीय परिषद थी इसमें संख्या बढ़ाकर कितने गए थे, 16 से 100 कर दी गई थी, 16 से 100 कर दी गई थी। और एक चीज और नोट करना कि यहाँ से प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, फर्स्ट टाइम प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं विशेष में, जो था हमने आपको पूरा पढ़ा दिया।
ठीक है। इसके बाद फिर 1909 आता है, 1909 के बाद फिर 1919 आता है, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार था, और वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, ये नोट कर। 1919 तुम भी कॉपी में मिटा करके ऐसे घास मत लेना। 1919 क्या था कि इसको समझना जरा कि 1919 में क्या होता, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद होगा सबको, जिसपे जनरल डायर ने बोल दिया कि हजारों निहत्तों पर गोली चला दिया गया था। उसके बाद ये एक्ट लाया गया था, और एक्ट में क्या कहा गया था कि द्वंद्व शासन तो लागू हो ही गया था 8 प्रांतों में, और इसी के अंतर्गत लागू हुआ था। ठीक है, शायद मैंने 8 प्रांतों, हाँ सॉरी, जो 8 प्रांतों में जो द्वंद्व शासन लागू किया गया था, ये 1919 के अंतर्गत ही लागू किया गया था। ठीक है, और इसी से केंद्रीय बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था। और एक चीज और नोट करना, भारत परिषद अधिनियम बजट को अलग कर दिया गया था। बजट को अलग कर दिया गया था। और यहाँ लिखना, एक सेकेंड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नाम से जाना जाता था। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राष्ट्र सचिव थे। और ये चेम्सफोर्ड थे, ये भारत के वायसराय थे। और आपने 1909 में भी देखा होगा कि मार्ले मिंटो सुधार, जैसे कि हमने कहा आपको, और 1919 में कहा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपने एक चीज गौर किया है कि दोनों में भारत के राष्ट्र सचिव जो थे उनका नाम पहले दिया गया, और बाद में भारत का वायसराय का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो भारत के वायसराय थे, इनका बात मानने के लिए इनको बात किया गया था, राष्ट्र सचिव को। ठीक है, यहीं से बजट अलग कर दिया गया था, दो शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और इसी में एक चीज नोट करना कि प्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि हम 1909 में बताए थे, तो इसमें लिखना 1919 में यहाँ से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ऐसे था कि महिला को बोला कि ठीक है, अब आप यहाँ से, महिलाओं को बोला कि आप वोट दे दीजिए, मतलब बोला नहीं है, मतलब महिलाओं को अब यहाँ से वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग गठन, बस इतना ही था और कुछ नहीं था, नोट करना।
ये नोट कर लीजिए। तो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास करेंगे 1935 का भारत परिषद नियम अधिनियम 1935 और 1947 1935 और जो मिशन आया था क्रिप्स मिशन, बिवेल योजना, ये सारे चीज हम क्लास में कवर करवा देंगे। और 1947 का मीन्स 2 क्लास और लगेगा। 2 क्लास के बाद हम फिर डायरेक्ट संविधान सभा पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रिलिमिनल पढ़ाएंगे, उसके बाद हम एक्ट चालू करेंगे। ठीक है, 2 महीना में पूरा सिलेबस कवर खत्म कर देंगे। इसके बाद जय हिंद, जय भारत।